7 अक्टूबर तो आज हो ही गया है और मैं मान के चलता हूँ कि बाइनोमियल मैथमेटिक्स जो है वो अराउंड आपका 4 से 5 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। अभी कितने लोग हैं टोटल? 800 कुछ लोग, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। आपके मेंस एग्ज़ाम और एडवांस लेवल के जो एग्ज़ाम है उसमें अराउंड 2 क्वेश्चन तो 90% श्योर होते हैं कि आने ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल मैथमेटिक्स क्या है? पहली बात तो ये समझिए कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर वो 2 टर्म कंटेन किया हो, फॉर एग्जांपल लेट्स x प्लस a, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए तो ये जो एक पार्ट है, ये जो एक फंक्शन है, इसने 2 टर्म कंटेन किए हुए हैं, एक x और एक a। ऐसे ही मान लीजिए कि एक और कुछ भी लिखा हो, 3x प्लस 1/5x, ठीक है। या आप मान लीजिए एक फंक्शन और लिखा हो लाइक दिस वन, कुछ भी, तो मान लीजिए कैसे लिखा हो 2x प्लस 4/y टू द पावर 5 या कुछ भी। तो अगर आप देखिए ध्यान से तो इन सारी चीज़ों में एक बात कॉमन है और वो ये है कि हर एक फंक्शन जो है उसने 2 टर्म कंटेन किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है? तो बाइनोमियल थ्योरम एक मेथड है, ठीक है ना, जिसका यूज करके हम किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन, किसी बाइनोमियल फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं अगर उस कोई पावर कुछ भी हो। लेट सपोज कोई एक फंक्शन है जो कि बाइनोमियल फॉर्म में है और उसका पावर n है, तो बाइनोमियल थ्योरम हमको एक तरीका प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके हम इस पर्टिकुलर बाइनोमियल फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप छोटे बच्चों की तरह पढ़ते होंगे, जब आप छोटे क्लास में रहेंगे तो x प्लस वाई टू दी पावर 2। तो अगर आप देखिए तो ये भी एक बाइनोमियल फंक्शन है क्योंकि इसमें 2 टर्म है, ठीक है ना। और जिस मेथड का यूज करके आप इसको एक्सपेंड करते हैं उसे हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बचपन में तो हम ये नहीं पढ़ते कि इसका वैल्यू जो हम एक्सपेंड करते हैं x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कहाँ से आता है ये तो हम फिलहाल नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो ये है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन और जिस मेथड का यूज करके मैंने इसको एक्सपेंड किया है उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। आई होप कि आपकी इतनी बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही मतलब एक मैं और फंक्शन ले लूँ x प्लस वाई टू दी पावर 3, तो एक फंक्शन आपका और होता है लाइक x प्लस वाई क्यूब। तो इसको हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है ना। तो क्या है कि ये भी एक बाइनोमियल फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, जिसका पावर 3 है और उसको जिस मेथड का यूज करके मैंने एक्सपेंड किया उसे हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो आई होप कि आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन और बाइनोमियल थ्योरम समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब हम छोटे क्लास में होते हैं तो पावर 2 और पावर 3 इसके लिए पढ़ते हैं। बट अगर क्या हो कि ये पावर 3, 4, 5, 6 या कुछ भी हो तो फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें एक जनरल एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है, एक जनरल थ्योरम की जरूरत पड़ती है। तो उसे हम कहते हैं जनरल थ्योरम, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बट हम उसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको जरूरत पड़ती है ये जानने की कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या है, उसके बाद परमुटेशन क्या होता है एंड देन कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ले लें। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, ये छोटी छोटी चीज़, लेकिन फिर भी आप वीडियो स्किप मत कीजिए क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ और स्पेशल रिजल्ट आपके सामने मैं रखूं।
वीडियो को बताते समय, इस लेक्चर को बताते समय। तो एक एक करके मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करता हूँ। सो सबसे पहली बात कि फैक्टोरियल क्या है। तो देखिए, जब मैं बात फैक्टोरियल की करूँगा, ठीक है ना, तो फैक्टोरियल किसी एक नंबर को लिखने का एक तरीका है। जैसे कुछ नंबर अगर लिखा हो, लेट सपोज 5 में मल्टीप्लाई किया गया हो 4 का, फिर 4 में 3 का, फिर 3 में 2 का, फिर 2 में 1 का। तो अगर आप देखिए तो एक कॉन्टिन्यूस नंबर को मैंने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। तो इसको इतना लंबा न लिखने की बजाय मैं इसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करूं, लेट सपोज ऐसे कुछ फैक्टोरियल 5 इस फॉर्म में, या इसको मैं ऐसे 5 रिप्रेजेंट करूं, 5 के साथ एक ऐसे सिंबल यूज करूं, तो ये एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन है यही कहलाता है मेरा फैक्टोरियल, जिसका एक्सपेंशन होता है इस फॉर्म में। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दूं, लेट सपोज कि अगर लिखा है कहीं पे फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए लिखा हो फैक्टोरियल 6, तो इसका मतलब भी क्या हो जाता है आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो आई होप कि आपको फैक्टोरियल समझ में आ रहा होगा। अगर इसको मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूं फैक्टोरियल को ही, तो लेट सपोज कि एक नंबर है n और वो फैक्टोरियल के फॉर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और ऐसे करते हुए कहाँ तक प्रोडक्ट जाएगा आपका। देखिए हर फैक्टोरियल का जो लास्ट टर्म है वो क्या आ जाता है आपका 1, ठीक है ना। तो ये होता है आपका जनरलाइजेशन ऑफ फैक्टोरियल। एक दो बातें और समझने लायक हैं कि हमेशा फैक्टोरियल को ऐसे जरूरी नहीं कि आप एक्सपेंड करिए। देखिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं, लेट सपोज कि फैक्टोरियल 5 लिखा है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 लिखने का मतलब क्या है कि फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन अगर मैं इसको छुपा लूँ थोड़ी देर के लिए, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए यहाँ फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 6 इंटू फैक्टोरियल 5, या फिर 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि अगर फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये है फैक्टोरियल की बात। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ फैक्टोरियल वैल्यू लिख जा रहा हूँ 1 से लेके 10 तक का, और मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप उसकी वैल्यू को बाय हार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपके सामने कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। पहले कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। फैक्टोरियल 2 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू जो होती है वो 6 होती है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो होती है वो 24 होती है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू जो होती है वो 120 होती है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू जो होती है 720 होती है। फैक्टोरियल 7 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 40, ठीक है ना। फैक्टोरियल 8 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 40,320। फैक्टोरियल 9 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 361880, और फैक्टोरियल 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 361880 और एक 0। तो मैं ये तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये फैक्टोरियल की फ्रॉम 1 to 10 के लिए याद कर जाइए। एक चीज़ याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नंबर के लिए ही वैलिड होता है। ऐसा मत करिए कि आप 5/4 की कहिए कि फैक्टोरियल निकालें, तो ऐसा नहीं होता। केवल जो नंबर होते हैं इंटीजर फॉर्म में उनके लिए ही ये वैलिड है। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी।
चलिए इसके बाद हम एक नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो कि इसी से रिलेटेड होता है, और वो है आपका NPR और NCR। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्या है ये NPR और NCR। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा परमुटेशन की। परमुटेशन जिसको कि P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको कि अगर कहीं लिखा हो NPR तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं कि 6p3, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वैल्यू बस प्लेस करिए एंड देन सॉल्व करिए। देखिए n की जगह क्या है आपका 6, सो यू विल गेट फैक्टोरियल 6। नाउ ये कितना हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n की जगह कितना है आपका 6 माइनस, देखिए r की जगह क्या है 3 है। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो हो गया। अच्छा इसमें थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते थे यहाँ पे कि वैसे आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाइए तो ये जो नीचे वाला टर्म है ये तो है आपका क्या चीज़ फैक्टोरियल 3 ही। तो जब मैंने फैक्टोरियल 6 को एक्सपेंड किया 6 इंटू 5 इंटू 4 में, तो इसके बाद वाला जो टर्म है अगर आप देखिए तो ये फैक्टोरियल 3 ही तो लिखा हुआ है। तो इतना लिखने की बजाय मैं सिंपली इसको ऐसे लिख दूँ फैक्टोरियल 3, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो मैं चाहूँ तो सीधे सीधे इसको कट कर सकता हूँ। तो 6p3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 34 जा 120, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात रही NPR निकालने की। एक और टर्म यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए। तो मैं इसके भी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको सीधे सीधे रिजल्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि उसका यूज आप बाइनोमियल थ्योरम में कर पाएं। तो अगर कहीं दिया हो NCR, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। ये पूरा का पूरा फैक्टोरियल में होगा। चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज कि लिखा हो 5c3, ओके। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऑब्वियस सी बात है 5 की n की जगह क्या है आपका 5 है और r की जगह 3 है, तो जस्ट प्लेस कीजिए फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3। नाउ जस्ट सॉल्व दिस वन, सो यू विल गेट फैक्टोरियल 5 मीन्स फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू, देखिए फैक्टोरियल 3 मैं लिख सकता हूँ अपॉन, यहाँ नीचे देखिए क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू, ये माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। सो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि NCR NPR लगाना आपको आ गया होगा। एक छोटा सा रिलेशन होता है NPR और NCR के बीच में, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस दोनों फॉर्मूले को देखिए ध्यान से तो आप ये पाएंगे कि ये इतना पार्ट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इसमें भी तो है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, देखिए अगर इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये मिलेगा फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल r इनटू, अगर ये आप देखिए ध्यान से, अगर आप देखिए इस चीज़ को ध्यान से, ठीक है, तो ये इतना हिस्सा कुछ और नहीं है, ये NPR को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसकी जगह हम पूरा लिख सकते हैं ना NPR,
यानी NCR और ये NPR के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, ठीक है ना। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि फैक्टोरियल R की जो वैल्यू होती है वो NPR अपॉन NCR के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लें। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपकी ये बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए एंड देन ट्राई कीजिए जो मैंने अभी तक चीज़ों को बताया है। चलिए, खैर हमको जो बाइनोमियल थ्योरी में चीज़ों को पढ़ना है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा आपका ये NCR यानी कि कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। खैर आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। मैं कुछ NCR से रिलेटेड कुछ स्पेशल रिजल्ट्स आपके सामने रखता हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। तो आप चाहें तो इन चीज़ों को नोट करें। नॉर्मली ये सब चीज़ें बुक में अवेलेबल नहीं होती एज अ रिज़ल्ट, फिर भी आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, जो पहला रिज़ल्ट है वो ये कहता है कि अगर कहीं लिखा हो NC0, याद रखिएगा अगर R की वैल्यू 0 है तो ये हमेशा वैल्यू को 1 ही देगा। पहला रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट नंबर 2, अगर NCN हो तो भी ये वैल्यू आपको 1 के इक्वल मिलेगी, ठीक है ना। तीसरा रिजल्ट, अगर NCR हो तो खैर ये तो आप समझ ही रहे होंगे क्या हो सकता है आपका। तो एक चीज़ इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता सकता हूँ कि इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है वो NCN-R के ही इक्वल होगी। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं, बट फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि ये विश्वास करिए ये रिज़ल्ट आपके लिए वैलिड है। आप चाहें तो ये तीनों, ये जो फॉर्मूला है आप एक क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर मैं 6C3 दे रहा हूँ तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 6C 6-3 यानी कि इक्वल ही होगा, ठीक है। आप ट्राई करिएगा, सॉल्यूशन आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपके सामने एक बेसिक सा रिजल्ट। कुछ और भी रिजल्ट हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, चूँकि हमको बाइनोमियल में पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, तो NCR से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। कम से कम आपको 4-5 स्टैंडर्ड रिजल्ट तो पता होने भी चाहिए और याद होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि NC0 की वैल्यू ऑलवेज 1 के इक्वल होती है, ठीक है। ऐसे ही NCN की वैल्यू 1 होती है और NCR की वैल्यू आपकी NCN-R भी होती है, ठीक है। इसको अगर आप एक्सपेंड करना चाहें तो इसका फॉर्मूला अगर आप न भूले हो तो क्या होता है वो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R, ठीक है ना। डोंट वरी, याद हो जाएगा, चीज़ों को कंफ्यूज मत होइए। एक और जनरल एक्सप्रेशन है, आप कई सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर कई कोफिशिएंट हो, बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो NC0 को अगर स्क्वायर कर दिया जाए, NC1 का स्क्वायर करिए और ऐसे ही करते हुए हम NCN का स्क्वायर करें तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलेगा वो 2NCN के बराबर होगा। ऐसे ही अगर NC0 में 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, NC1 में 1 से, और ऐसे ही इन सारे टर्म को ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो N इंटू 2N-1 के इक्वल होगा। और अगर इन्हीं सारे कोफिशिएंट यानी कि जो कोफिशिएंट्स हैं ये C वाले टर्म, इनका मैं स्क्वायर कर दूं, अगर ध्यान से देखिए तो सारे टर्म का मैंने क्या किया है, स्क्वायर किया हुआ है। तो अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आप फाइनली जो रिजल्ट आपको डायरेक्टली मिलेगा वो होगा आपका 2N-1 CN-1 के बराबर। तो आप ये चारों पांचों जो हैं रिजल्ट नोट डाउन कर लीजिए, इसको बाय हार्ट याद भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम भी आपके आने वाला है, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आप समझ चुके हैं तो एक बार फिर से हम बाइनोमियल थ्योरम की तरफ चलते हैं और उसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन करना हमको आना चाहिए। जिस थ्योरम का यूज़ करके हम किसी बाइनोमियल फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं उसे हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं।
तो अगर मैं जनरल में बात करूं जनरली, तो लेट सपोज कि दो टर्म्स हैं x और y और उसके पावर n है, ठीक है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको एक जनरल एक्सप्रेशन मिलता है। अब वो जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं NC0। सबसे पहले x वाला टर्म लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं x वाले टर्म के साथ, और x पे हम मैक्सिमम पावर रखते हैं जो यहाँ पे है, इनटू y की पावर 0 रखते हैं, ठीक है, प्लस NC1 x टू दी पावर, x का एक पावर माइनस करेंगे तो एक पावर माइनस किया, और y पर एक पावर बढ़ा देंगे। देखिए y पे पावर 0 था, एक बढ़ाया तो 1 हो गया। नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, NC2 x की पावर, देखिए x पे n-1 है तो n में एक और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, और y पे एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y पे पावर 2, ठीक है। और ऐसे ही हम प्रोसीड करते चले जाएंगे, तब तक प्रोसीड करेंगे जब तक, अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, तब तक हम प्रोसीड करते हुए चले जाएंगे जब तक x की पावर 0 ना हो जाए और y की पावर n ना हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि लास्ट टर्म में लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा आपका NC x टू दी पावर, मैंने क्या कहा, 0, और y टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका, n हो जाएगा। तो ये देखिए ये है आपका फर्स्ट टर्म जिसमें x की वैल्यू मैक्सिमम थी और y की वैल्यू 0 थी, और ये है आपका लास्ट टर्म जिसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू मैक्सिमम है, और उतनी ही है जितना कि फंक्शन के पावर को दिया गया है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इससे लास्ट टर्म से जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा होगा, तो आप उसको लिख सकते हैं कैसे, इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, देखिए वो हो जाएगा आपका NC, n से एक कम यानी कि n-1, ठीक है। x के पावर 0 था, 0 से पहले क्या रहा होगा आपका, x की पावर 1, और y की पावर n था तो उससे एक कम होगा तो क्या हो जाएगा आपका n-1, ठीक है। आई होप कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये लास्ट टर्म से जस्ट पहले वाला टर्म है। ऐसे ही मैं रैंडमली कोई टर्म पूछ लूँ, बीच में कोई टर्म, कैसे लिख सकते हैं आप, तो लेट सपोज कि कोई एक टर्म है, उसको आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए लिख सकते हैं हम NCR, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए तो इस टर्म को हम कैसे लिखेंगे, एक रैंडम टर्म कोई भी, तो अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या है आपका, x है, तो सबसे पहले आप x लिख लीजिए, और यहाँ पे y है तो पहले आप y लिख लीजिए, ठीक है, ओके ना। अगर आप सपोज करिए तो क्या लिखा जा रहा है, x के पावर n-1 किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कैसे किया गया, क्योंकि r की जगह पे यहाँ पे 1 था तो मैं लिख सकता हूँ n-, यहाँ पे r की जगह क्या है आपका, r ही है तो n-r, और y की जगह क्या, y की पावर कितना लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि y के पावर यहाँ पे r हो जाएगा। आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आया होगा। तो ये जो टर्म है ये कोई भी स्टेप या किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। आई होप कि आपकी बात समझ में आई होगी, ठीक है। याद रखिएगा ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं जनरल टर्म, जिसकी वैल्यू होती है क्या आपकी, NCR x टू दी पावर n-r y टू दी पावर r, और इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, t। अच्छा देखिए ये कौन सा टर्म की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब c की वैल्यू 0 थी तो ये पहला टर्म था, जब c की वैल्यू पहली 1 थी
तो ये दूसरा टर्म था, जब c की वैल्यू 2 थी तो ये तीसरा टर्म था। तो उसी हिसाब से आप मुझे बताइए कि जब c की वैल्यू r है तो ये कौन सा टर्म रहा होगा, यानी कि r से एक ज़्यादा। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो ये जो टर्म मैंने लिखा हुआ है वो कौन सा टर्म है, r प्लस 1th टर्म। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई समस्या अगर हो तो मुझे कंसल्ट कीजिए, बट ठीक है, मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस बता रहा हूँ जो ना समझ में आए आपको। तो ये तो हो गया आपका जनरल टर्म, ठीक है। अगर सम ऑफ टर्म की मैं बात करूँ, सम ऑफ टर्म्स की, जिसको कि हम नॉर्मली एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए सब में आपका प्लस सिंबल यूज किया हुआ है, तो आप पहले ये लगाइए, ठीक है। इसके अंदर आप जनरल टर्म लिखिए, तो एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर और वाई टू दी पावर आर, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पूरे टर्म में, पूरे एक्सपेंशन में, यानी पूरे के पूरे फंक्शन में केवल आर ही की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो हम इसकी लिमिट क्या रखेंगे, फ्रॉम आर इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होता है देखिए 0 से, तो आर इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक जाएगा आपका एन तक, यहाँ तक, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू एन, तो ये हो जाता है आपका सम ऑफ टर्म्स। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से हो गई हो, क्लियर हो गई होंगी। तो ये जो चीज़ है आप इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, और उनके बिहा पे ये जो दो रिज़ल्ट आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किए हैं उसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस फंक्शन से या इस एक्सपेंशन से निकल के आते हैं, आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो टोटल टर्म्स कितने होंगे, तो आप हमेशा कहिएगा जितना पावर है उसमें से एक ऐड करने पर, यानी कि n प्लस 1 टर्म होंगे। कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं n अगर आप स्टार्ट कीजिए तो 1 2 3 4 कहाँ तक गया है, n तक तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक टर्म आपका ये ऐड हो गया है, यानी कि जितना टर्म था उसमें एक और ज़्यादा, तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, n प्लस 1 टर्म हो जाएंगे, ठीक है। ओके, एक चीज और याद रखिए, पॉइंट नंबर 2, कि वो फंक्शन, अच्छा एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर किसी फंक्शन में कोई भी वेरिएबल हो जिसका पावर 0 हो, लेट सपोज ऐसे कुछ भी, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, चाहे x के पावर हो चाहे y के पावर हो, उसकी वैल्यू होती है 1। वो तो एक्चुअली में होता ही नहीं है ना। तो याद रखिए वो टर्म जिसमें वेरिएबल का पावर 0 होता है वो टर्म कहलाता है इंडिपेंडेंट टर्म। जैसे मैं को पूछूं, अगर आपसे एक क्वेश्चन में राइज करूं कि ये जो फर्स्ट टर्म है आपका, इसमें y क्या है आपका, y का पावर 0 है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो टर्म है y इंडिपेंडेंट टर्म है, यानी कि तीसरा पॉइंट, इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है, इंडिपेंडेंट टर्म, यानी कि अगर मैं कहूँ कि x से इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब कि वो टर्म जिसमें x की पावर 0 हो। तो अगर मैं पूछूं कि वो कौन सा टर्म है जो कि x से इंडिपेंडेंट, तो आप देखिए ध्यान से, जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसमें x की जो पावर है वो 0 है, यानी कि ये जो टर्म है NCN x टू द पावर 0 y टू द पावर n जो है वो x से इंडिपेंडेंट टर्म है। ऐसे में पूछूं कि y इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टर्म जिसमें y की पावर 0 होगी। तो अगर आप देखिए तो ये पहला टर्म जो है ना, इसमें y की पावर 0 है, यानी कि पहला जो टर्म है ये y इंडिपेंडेंट टर्म है। आई होप कि ये बातें चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ें हैं। एक और बात, पॉइंट नंबर 4 आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 4, कि ये जो हमने एक्सपेंशन किया हुआ है इसमें जो NC0 है, NC1 है, या NC मतलब जितने भी आपके
NCR वाले पार्ट हैं, यानी कि NCR को हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। याद रखिएगा ये x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट नहीं है, ये केवल और केवल क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट वो सब कुछ है जो x के साथ मल्टीप्लाई में है। यानी कि अगर मैं पूछूं कि लेट सपोज कि x टू दी पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या है, तो x टू दी पावर n-1 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका y टू दी पावर n-c1। ये क्या है, x टू दी पावर n-1 का कोफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सेकेंड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, तो आप सिर्फ कहिएगा कि सेकेंड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट है NC1। ठीक है, आई होप कि दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अगर मैं पूछूं, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूं लाइक दिस वन, कि आप मुझे ये बताइए कि कुछ भी लेट सपोज कि NCR ही है, ठीक है, NCR है, तो और x टू दी पावर n-r एंड y टू दी पावर r है। तो इसमें मैं दो क्वेश्चन अराइज करूँ, सॉरी 3 क्वेश्चन, कि y का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है और बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है। तो आई होप कि आपको ये तीनों का जवाब दिख रहा होगा। अगर मैं y का कोफिशिएंट बोलूँ तो आप y वाले पार्ट को छोड़कर ये जितना भी टर्म होगा ये आपका y का कोफिशिएंट है। अगर मैं x के कोफिशिएंट की बात करूँ तो x को छोड़कर जितने भी पार्ट होंगे वो x के कोफिशिएंट है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, केवल और केवल NCR। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 4 आप याद रखिएगा। चलिए पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 4 है कि जितने भी NCR होते हैं, जितने भी ऑल, वो क्या होते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ पॉइंट नंबर 5 एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए, और वो रिजल्ट ये है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमेशा NC0 और NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। यानी कि NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और NCN की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। तो इस रिजल्ट से हम ये बात नहीं कह सकते कि NC0 जो होता है वो इक्वल होगा NCN के। क्यों भाई? तो मैं आपके सामने जो रिज़ल्ट रख रहा हूँ उसको बताने का मेरा मतलब ये है कि देखिए, स्टार्टिंग से जो टर्म है और लास्ट से जो टर्म है, देखिए स्टार्टिंग से ये पहला टर्म है, पहला कोफिशिएंट है, और लास्ट से ये पहला कोफिशिएंट है। स्टार्टिंग से ये दूसरा कोफिशिएंट है, लास्ट से ये दूसरा कोफिशिएंट है। ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि स्टार्टिंग का पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट और लास्ट से पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में बराबर होंगे। स्टार्टिंग से दूसरा कोफिशिएंट और लास्ट से दूसरा कोफिशिएंट आपस में बराबर होंगे, और ऐसे ही ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, तो ये 5 रिजल्ट आपके सामने सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूले से निकल के आते हैं। तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन करें, थोड़ा सा आप रेस्ट करें, और फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब मैं इसको पूरी तरह से इरेज कर देता हूँ। ये सारे पॉइंट आई होप कि आपने नोट कर लिए होंगे। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके,
तो ये तो रहा आपका x प्लस वाई का जनरल एक्सप्रेशन। अगर इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में मैं x की जगह x ही पुट करूं, बट y की जगह मैं माइनस वाई पुट करूं, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, जरा देखिए। तो ये हो जाएगा x और प्लस, देखिए x प्लस माइनस वाई हो जाएगा, तो माइनस वाई और प्लस वन यानी कि हो जाएगा आपका माइनस वाई टू दी पावर n। आई होप कि आपको समझ आ रही बात। और इसी के तर्ज पे जहाँ जहाँ भी y है आप उस जगह पे आप क्या प्लेस करेंगे, माइनस वाई। तो आपको देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। देखिए NC0 ओके x टू दी पावर n। नाउ यहाँ क्या प्लेस हो जाएगा, माइनस वाई टू दी पावर 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस यहाँ आइए NC1 x टू दी पावर n माइनस 1 एंड नाउ यहाँ पे y की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वाई टू दी पावर 1। नेक्स्ट आइए प्लस NC2 x टू दी पावर n माइनस 2 एंड अगेन y की जगह कितना हो जाएगा, माइनस वाई टू दी पावर 2। और ऐसे ही चीज़ें क्या होंगी आपकी, प्रोसीड करती चली जाएंगी। अगर आपको जनरल टर्म के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्या चीज़, देखिए ये हो जाएगा आपका -1 टू दी पावर r, ओके। बाकी सारे टर्म तो ऐसे ही होंगे, NCr x टू दी पावर n माइनस r एंड माइनस वाई टू दी पावर आपके हो जाएंगे r। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसी टर्म में कहूँ कि आपको लास्ट टर्म लिखना चाहिए तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ट्राई करिएगा। लेकिन मेरा जो बताने का मीनिंग है वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए ये वाला जो टर्म है, क्योंकि देखो ये क्या लिखा है, एक नंबर के ऊपर पावर 0 है, इसका मतलब ये टर्म तो हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। और 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, यानी कि आएगा क्या चीज़, NC0 x टू दी पावर n। कोई समस्या? नाउ अब मुझे आप ये बताइए छोटा सा एक सिंपल सा बात कि यदि कोई संख्या है माइनस से, जब उस पर ऑड पावर होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है माइनस ए ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैं ये कहूँ कि कोई भी नंबर होगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए क्यूब हो जाएगा, लेकिन अगर इवन होगा तो अब ऐसी बात है माइनस ए इंटू माइनस ए कितना हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ y का पावर ऑड होगा उसके साथ रिलेटेड जो ऑपरेशन है प्लस, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, माइनस में। और जहाँ जहाँ इवन पावर ऑफ y होगा वहाँ वहाँ का टर्म प्लस ही रहेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो x माइनस y का पावर n है, देखिए ये पहला टर्म तो एज इट इज़ हो गया। चलिए दूसरे टर्म की बात करते हैं, चूँकि यहाँ पे पावर 1 है यानी ऑड है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस NC1 x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, एंड y टू दी पावर 1 तो है ही। यहाँ पे देखिए y की पावर 2 है यानी इवन है, यानी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, प्लस ही हो जाएगा, NC2, ठीक है, x टू दी पावर n माइनस 2 एंड y टू दी पावर 2, और ऐसे ही चीज़ें चलती चली जाएंगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आप मुझे बताइए नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो देखिए नेक्स्ट टर्म आपका माइनस के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा आपका NC3 x टू दी पावर n माइनस 3 एंड y टू दी पावर 3। तो यहाँ पे पावर ऑड हो जाएगा, तो इसका मतलब इससे जो रिलेटेड ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन के साथ, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई अगर डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा ज़रूर। तो आपके पास एक तरह से कहिए तो दो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके सामने हैं। एक तो ये
व्हेन, सॉरी ये थोड़ा सा आपका कट गया, ओके चलिए। तो एक तो ये टर्म है कि x प्लस वाई टू दी पावर n, ठीक है, और एक है आपका x माइनस वाई टू दी पावर n, ठीक है। क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों टर्म को ऐड कर दूं, यानी x प्लस वाई टू दी पावर n को ऐड कर दूं x माइनस वाई टू दी पावर n से। अच्छा, बहुत ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आप ये पाएंगे कि देखिए ये टर्म, देखिए y टू दी पावर 0, इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब तो आपका हमेशा 1 होता है। तो आप यहाँ पे चाहिए तो y टू दी पावर 0 लिखिए, रहने दीजिए, या 1 लिख दीजिए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका y टू दी पावर 0 तो रहेगा ही रहेगा, नहीं लिखा है क्या फ़र्क पड़ने वाला, दोनों तो एक ही चीज़ है। इसका मतलब अगर आप ध्यान दीजिए तो पहला टर्म तो दोनों में है, यानी कि इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ दिस वन हो जाएगा। चलिए भाई ये तो हो गया, लिख देता हूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ NC0 x टू दी पावर n y टू दी पावर 0, क्योंकि भाई ये प्लस ही, यानी 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, ठीक है। नाउ अब जरा सेकेंड टर्म की बात करते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए ये सेकेंड टर्म जो है सेम एज इट इज़ इसके बराबर है, लेकिन ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है। क्या हो जाएगा, आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। यहाँ देखिए ये टर्म NC2 n टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2, ये सेम एज इट इज़ के साथ है और ये प्लस के साथ है। इसका मतलब दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ NC2 x टू दी पावर n माइनस 2 एंड y टू दी पावर 2। क्यों भाई, एंड देन अगर आप नेक्स्ट की बात करेंगे तो अगेन देखिए जब पावर 3 आएगा तो जब 3 वाला जो आएगा ना वो भी क्या है, माइनस साइन के साथ है, और यहाँ भी यहाँ प्लस साइन के साथ आएगा। क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इससे हम एक रिजल्ट पे ये निकलेंगे कि जितने ऑड पावर ऑफ y वाले हैं, यानी कि जितने की निगेटिव टर्म्स हैं x माइनस वाई टू दी पावर n के, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, जितने भी इवन टर्म्स हैं वो 2 टाइम्स के साथ बचेंगे। इसका मतलब ये एक्सपेंशन हमेशा इसी फॉर्म में चलेगा जिसमें केवल और केवल NC2 3 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 8 आएगा, ऐसे चलता जाएगा आपका। तो अगर मैं इसको अगर डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस वाई टू दी पावर n प्लस एक्स माइनस वाई टू दी पावर n का जो एक्सपेंशन है वो हमेशा हो जाता है केवल किसके, 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म्स के सम ऑफ, ऐसे लिख सकता हूं मैं, सम ऑफ इवन टर्म्स। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगर मैं इसी को, यही दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका मतलब x प्लस वाई टू दी पावर n को सब्ट्रैक्ट कर दूं x माइनस वाई टू दी पावर n के, तो उसी सेंस में आप थोड़ा ट्राई करिएगा तो आपको जो डायरेक्ट एक रिजल्ट मिलता है वो ये कहता है कि जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी आपकी, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इन दोनों चीज़ों से हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि अगर कोई फंक्शन x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमको केवल क्या ज़रूरत पड़ेगी, इवन टर्म्स को ऐड करने की, या उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए तो हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, केवल हम ऑड टर्म्स को एक्सपेंड करें और उसको ऐड करें एंड 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको रिजल्ट सीधे रिजल्ट मिल जाता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर मैं एक्सपेंशन में देखिए थोड़ा सा, अच्छा आप समझ सकते हैं कि मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं
इस फंक्शन में या इस पर्टिकुलर बाइनोमियल में x की वैल्यू 1 प्लेस करूं एंड y की वैल्यू को x प्लेस कर दूं, इसका मतलब ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस और y की जगह क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n के। कितने की इक्वल हो जाएगा भाई, मैं सीधे सीधे रिजल्ट लिखता हूँ, आप करिएगा क्या कि जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 1 रखिए और जहाँ जहाँ y है उसकी जगह आप x रखिए। तो आपको जो डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा आफ्टर सॉल्विंग इट वो होगा आपका NC0, ठीक है, प्लस NC1 x टू दी पावर 1, ठीक है, ऐसे ही प्लस NC2 x टू दी पावर 2। इसको आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो रिजल्ट में आपको यही मिलेगा फाइनली, ठीक है। और ऐसे ही प्रोसीड करते हुए चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, NCR x टू दी पावर r, या और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, NCN x टू दी पावर n, ठीक है। अगर आप x की जगह 1 और y की जगह -x रखें, इसका मतलब कि आपके पास क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n का। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आप वैल्यू प्लेस करिए इसी में, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 लिखिए और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आप -x रिप्लेस कीजिए, तो आपको अगेन वही रिजल्ट मिलेगा कि जितने भी ऑड टर्म्स आएंगे वो सब नेगेटिव साइन के साथ आएंगे और जितने भी इवन टर्म्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखिए NC0 माइनस NC1 x टू दी पावर 1 प्लस, ये इवन टर्म है तो NC2 x टू दी पावर 2, और ऐसे ही चीज़ें प्रोसीड करती हुई चली जाएंगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं कहूँ कि लास्ट टर्म लिखना है तो लास्ट टर्म कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस -1 टू दी पावर n, -1 टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका r x टू दी पावर NCR x टू दी पावर r, ठीक है। तो आई होप कि आप x टू दी पावर n, ठीक है, -1, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, हाँ ठीक है। तो -1 टू दी पावर n NCR x टू दी पावर n, तो ये आपका 1 प्लस एक्स टू दी पावर x का एक्सपेंशन और ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन। एक और कंडीशन आ सकती है कि इन दैट केस अगर मैं x और y दोनों की जगह मैं 1 प्लेस कर दूं, लेट सपोज कि x की वैल्यू भी 1 है और y की भी वैल्यू 1 है, कितना अच्छा वैल्यू है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, 1 प्लस 1 2 और 2 पे पावर यानी कि मिल जाएगा आपको 2 टू दी पावर n। और जब आप इन सारी वैल्यू को यहाँ प्लेस करेंगे ना, x की जगह भी 1 y की जगह भी 1, तो देखिए क्या मिल जाएगा ना, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको NC0 x की जगह पे 1, तो कितना हो जाएगा 1 टू दी पावर n, और 1 पे पावर n का मतलब कितना होता है भाई, 1 ही होता है। y टू दी पावर यानी कि 1 पे पावर 0, तो 1 पे पावर 0 या किसी भी पावर 0 की वैल्यू 1 ही होती है, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई होता है तो 1 ही आता है, तो ये कुल मिला के यही आएगा आपका। अगेन देखिए इसमें भी वही चीज़ होगी, प्लस नाउ NC1 इसकी भी वैल्यू देखिए 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, और 1 के पावर 1 की भी वैल्यू 1 ही आएगी, कुल मिला के 1 ही आएगा, और ऐसे ही आप ऐड करते चले जाएंगे NCN की जगह, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होता है वो 2 टू दी पावर n के बराबर होता है। लेकिन क्या हो कि मैं x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1 रख दूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्लेस करेंगे ना, तो 1 - 1 टू दी पावर 0 यानी कि आपको आंसर 0 मिल जाएगा।
और मैंने भी बताया कि जब हम y की जगह माइनस प्लेस करते हैं तो जितने भी ऑड टर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके माइनस साइन के साथ हो जाते हैं। तो देखिए रिजल्ट में क्या मिल जाएगा आपको, NC0, ये ऑड टर्म के साथ है तो माइनस NC1, ये इवन टर्म के साथ है तो प्लस NC2। क्यों भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे हम, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ऐसे करते 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 हम आगे चले जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या कर सकते हैं, माइनस NC3, और ऐसे ही प्लस NC4। क्यों? आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करूं तो सेपरेशन से एक रिजल्ट ये निकल के आता है कि, ध्यान से देखिए, तो मैं इसको अगर जीरो ऐसे लिखूं, जीरो इज इक्वल टू सारे पॉजिटिव टर्म को एक साथ लिखूं तो NC0 प्लस NC2 प्लस ऐसे करते हुए सारे ऑड इवन टर्म, और माइनस हो जाएगा क्या चीज़, सारे ऑड टर्म्स, यानी कि NC1 प्लस NC3 प्लस ये चीज़ इक्वल टू जीरो हो जाएगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इस पार्ट को जीरो के उधर ले जाऊँ तो ये जीरो तो ख़त्म हो जाएगा और ये माइनस साइन के साथ बदल जाएगा ये इक्वल टू में। तो आप ये समझ सकते हो कि सम ऑफ ऑड टर्म इक्वल टू होता है सम ऑफ इवन टर्म्स के। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने 4-5 रिजल्ट हैं, तो मैं एक एक करके चारों पांचों रिजल्ट को एक साथ ही समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए पहला रिजल्ट क्या है, जैसे कि आपने प्रीवियस टॉपिक से सीखा कि जो ऑड इवन टर्म के जो सम होते हैं वो इक्वल होता है आपके ऑड टर्म के। तो ये दोनों आपस में इक्वल तो होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू क्या होती है, तो वो वैल्यू होती है आपकी 2n/2 से, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा आप समझना चाहिए तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2n और ये वैल्यू आई कहाँ से है, तो ये हो गया आपका 2n, और इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 2n-1। चूंकि बेस सेम है तो हम पावर को भी क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली आपको मिल जाएगा 2n-1। तो ये आपका रिजल्ट है। अगर मैं सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट में अगर 1, 2, 3, मतलब अगर आप देखिए तो NC0 में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, NC1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, NC2 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर आप देखो तो जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, जब यहाँ 0 है तो एक ज़्यादा है, 1 है। तो ऐसे ही बढ़ते 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 अगर हम लास्ट टर्म लिखें तो क्या मिल जाएगा, NC1 और उससे एक कम तो n, तो NCn मल्टीप्लाई हुआ है NC1 से। तो अगर सारे टर्म को मैं ऐड करूँ इस तरह से तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा आपका 2n+1 इंटू n। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू n, ठीक है। ओके, तो आई होप क्या कि दोनों बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए अगर मैं सारे कोफिशिएंट में हर एक कोफिशिएंट जो है, जैसे कि NC0 है, इसमें मैं 1 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पहले वाले में मैंने प्रोडक्ट किया था, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ, यहाँ पे देखिए NC1 में 2 से डिवाइड किया, NC2 में 3 से डिवाइड किया, तो उसी हिसाब से अगर आगे बढ़ा जाए तो क्या मिलेगा मुझे, NCn में मैं किससे डिवाइड करूंगा, देखिए 2 था तो एक ज़्यादा, 1 था तो एक और ज़्यादा 2, 1 0 था तो एक और ज़्यादा 1। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा NCn, तो एक ज़्यादा कितना हो जाएगा n+1। तो जब इसको हम ऐड करेंगे ऐसे बाइनोमियल कोफिशिएंट को इस तरह से, तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो ये है आपका 2n+1 -1/n+1, ठीक है। और अगर मैं सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करूं, देखिए NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे बढ़ते जाए तो आपको क्या मिलेगा, NCn का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर इस सारे को मैं ऐड करूं तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा आपका फैक्टोरियल 2n/फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने है और मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आया भी होगा। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस को लगाने में। तो आई होप कि इसको आप समझ रहे हैं और इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें और अच्छे से बाय हार्ट लर्न करने की कोशिश करें। चलिए
तो कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं, मैं उनको भी लगे हाथ आपको बताता हूं। तो फिर से हम एक बार डिस्कस करते हैं टर्म्स को लेके, ठीक है। देखिए, जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो होता है वो एक स्पेसिफिक टर्म को लेके ही होता है। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट में जो टर्म्स हैं वो किस किस फॉर्म में आपके सामने आते हैं। पहला तो जो होता है वो है आपका इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म्स, ठीक है ना। इसके दो पार्ट होते हैं, या तो x इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, या तो फिर y इंडिपेंडेंट होगा। एक तो ये पार्ट हुआ। दूसरा जो होता है, आपसे पूछा जाता है जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि rth टर्म क्या हो, ठीक है ना, तो rth टर्म का मतलब होता है TR, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं NC, R से एक कम तो R माइनस 1 x टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका N माइनस R माइनस 1 इंटू वाई टू दी पावर R माइनस 1, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है उसका ज़्यादा बेटर तरीका ये कि आप ऐसे लिखिए TR प्लस 1th टर्म। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए NC, यहाँ R था तो यहाँ R से एक कम, तो यहाँ R में एक ज़्यादा है तो R से एक कम का मतलब क्या होगा NCR, x टू दी पावर N माइनस R, क्योंकि जो यहाँ पे रहता है वही यहाँ माइनस करते हैं, इंटू वाई टू दी पावर R। ये हो जाता है आपका टर्म, ठीक है ना। तीसरी चीज आपसे ये पूछी जाती है कि ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है, ठीक है ना। तीसरी बात कि किसी टर्म में ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है। अभी ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है पहले तो इसको समझ लीजिए। देखिए, अगर आपके पास कोई एक्सपेंशन है x प्लस वाई टू दी पावर n का, तो ऑब्वियसली बात है पहला टर्म होगा, फिर दूसरा टर्म होगा, ऐसे सो ऑन, ढेर सारे टर्म होंगे। तो ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब ये है कि वो कौन सा टर्म, पहला दूसरा तीसरा या कौन सा टर्म जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, वो कहलाता है उसका ग्रेटेस्ट टर्म। तो एक तो ये बात होती है, हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। मैं एक बार सारा पहले आपको बता दूं कितने टर्म के बारे में डिस्कस हम करते हैं, ठीक है। और एक तो होता है आपका पर्टिकुलर टर्म। अब ये पर्टिकुलर टर्म क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। तो पर्टिकुलर टर्म होता है, ठीक है, ओके। और इन सब के अलावा एक चौथा जो टर्म हम लोग यूज करते हैं वो होता है आपका फोर्थ टाइप का, वो होता है आपका मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। तो हम आई होप कि आपको ये बातें समझ में आएंगी कि कुल जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में स्पेसिफिक टर्म की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे चार तरह से आपके सामने रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट टर्म, एक तो वो टर्म जो कि जनरलाइज्ड होता है जिसको हम जनरल टर्म ही बोलते हैं, एक होता है आपका ग्रेटेस्ट टर्म, एक होता है पर्टिकुलर टर्म, ठीक है ना, और फोर्थ होता है आपका मिडिल टर्म। तो इंडिपेंडेंट टर्म आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि वो टर्म जिसमें x की पावर 0 होती है वो है आपका x इंडिपेंडेंट टर्म। वो टर्म जिसमें y की पावर 0 होती है वो कहलाता है y इंडिपेंडेंट टर्म। जनरल टर्म तो आपके सामने है ही, नॉर्मली आप कोशिश इसके लिए कीजिएगा इसको याद रखने की, क्योंकि इसको लिखना थोड़ा सा इजी है, r+1, ठीक है ना, ओके। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट टर्म और पर्टिकुलर टर्म की। तो ग्रेटेस्ट टर्म कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको आज के इस सेशन में मैं ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको समझने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो मैं आपके सामने एक फॉर्मूला रख देता हूं ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने की। तो चलिए सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट टर्म को ही बता देता हूं आपने। अगर मैं बात करूं कि कोई एक फंक्शन है, लेट सपोज x प्लस a टू दी पावर n, कुछ भी है, ठीक है ना, मान लीजिए कि एक आपका फंक्शन है
अच्छा, इस फंक्शन को मैं कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। थोड़ा सा अगर आप मतलब सोचने की कोशिश कीजिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a⁴n विद इन ब्रैकेट 1 प्लस x अपॉन a टू दी पावर। चलिए भाई, ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। वेयर, ऐसे मैं समझ लूँ, वेयर कैपिटल X इज इक्वल टू वेयर x अपॉन a। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इसको ध्यान से देखिए तो ये मुझे मिल जाएगा a⁴n 1 प्लस कैपिटल X टू दी पावर n। क्यों भाई, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। ओके, वेयर x इज इक्वल टू a अपॉन p। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो अगर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला रखूं, p इज इक्वल टू, ठीक है ना, p इज इक्वल टू का मतलब हो जाएगा यहां पे n प्लस 1 विद इन ब्रैकेट कैपिटल X अपॉन कैपिटल X प्लस 1। अगर आपको ये इतना याद है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा टर्म, तो आपसे मैं कोई भी टर्म पूछूं जो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म है किसी भी फंक्शन का, तो आप सिर्फ इस एक फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, गिवन फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको कैपिटल X की वैल्यू मिलेगी। जब कैपिटल X की वैल्यू मिल जाएगी तो वहां से आप इस चीज को डिफाइन कर पाएंगे। एंड आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हम नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको बाय न्यूमेरिकल ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कैसे हमको यूज़ करना है। बट फिलहाल इस सेशन में हम केवल थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे ताकि सारी थ्योरी जो है आपको सामने मिल जाए। ठीक है, तो ये तो हुआ ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने की शॉर्टेस्ट मेथड। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है। मैं जब न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो आपको एक जेन्युइन मेथड भी बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आप कैसे आंसर ला सकते हैं। और ये आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म है ही जिसका यूज करके आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और बात आता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करना हो, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करना हो, मैं आपको एक सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूं कि पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालते हैं। ओके, तो जो सेकंड पार्ट है वो है आपका पर्टिकुलर टर्म निकालने का। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फंक्शन हो कुछ इस टाइप से, वेयर एक कोई भी फंक्शन हो x टू दी पावर a प्लस माइनस प्लस हो या माइनस हो 1 अपॉन x टू दी पावर b, और लेट सपोज कि उस पर कोई एक पावर है n, और मैं कहूं कि इस x पे इसको एक्सपेंड करिए और एक पर्टिकुलर टर्म को मुझे एक्सप्लेन करिए। तो देखो, एक तो तरीका ये है कि आप पूरा एक्सपेंड करिए और बताइए कि ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये वो टर्म है, ये वो टर्म है। लेकिन अगर मैं आपसे किसी एक पर्टिकुलर टर्म को निकालने के लिए पूछूं कि भाई ये पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू क्या होगी या उस पर्टिकुलर टर्म में r की वैल्यू क्या होगी, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले काम आप एक करिए कि मेरे साथ आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए r की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वो फॉर्मूला हो जाएगा आपका x n इंटू a अपॉन a प्लस b। ये एक सिंगल सा फॉर्मूला आपको सब कुछ आंसर दे के चला जाएगा। वेयर a क्या है आपका, x का पावर है, एंड b जो है वो जो सेकेंड टर्म है उसके वेरिएबल का पावर है। करते हैं एक तीसरी टर्म की जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म। एक होता है आपका मिडिल टर्म। अब ये मिडिल टर्म क्या होता है, तो लेट सपोज कि आपके पास एक एग्जांपल है x प्लस वाई टू दी पावर 10 और
एक्स प्लस वाई टू दी पावर लेट सपोज 11, ठीक है ना। मैंने दोनों एक ही एग्जांपल लिया, बस इतना अंतर है कि पावर जो है वो एक का पावर इवन है और एक का पावर ऑड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मिडिल टर्म बताइए, मिडिल टर्म मतलब बीच का टर्म, तब जब पावर इवन हो, या यहाँ पे पूछ सकता है कि इसका मिडिल टर्म बताइए जब पावर इसका ऑड हो। तो याद रखिए, अगर आपका इवन नंबर ऑफ पावर है तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो होगा t n/2 + 1। याद रखिएगा, n/2 + 1 टर्म। और अगर ऑड है तो आपका हो जाएगा वो टर्म जिसमें हम n में पहले 1 ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए दोनों में अंतर है, पहले जब इवन था तो n में 2 से डिवाइड किया और फिर 1 ऐड किया। यहां पे क्या किया कि n में पहले 1 ऐड कर लिया फिर 2 से डिवाइड किया। तो ये जो टर्म आपका निकलेगा ना, यही कहलाएगा इस फंक्शन का या इस पार्ट का मिडिल टर्म। आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। आप पूरा थ्योरी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, कम से कम 2 से 3 लेक्चर लग जाएगा केवल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कैसे हमको चीज़ों को यूज़ करना है। बट अभी इस सेशन में आप पूरा की पूरी थ्योरी पढ़ जाइए। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचता है, वो ये है कि पास्कल ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, इस सेशन को मैं फिर अब एंड करूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है ये सेशन। तो मैं एक चीज़ और बताता चल रहा हूँ कि ये पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ से आपको यहाँ पे मैं कुछ फंक्शंस लिख दूँ, देखिए x + y टू दी पावर 0, ओके, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई। तो ये सबको पता है कि x + y की पे पावर 0 का मतलब किसी भी फंक्शन पे 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हो x + y टू दी पावर 1, इसका मतलब क्या होता है भाई, सोच के देखिए। इसका मतलब होता है अच्छा, इसको भी अगर आप समझना चाहिए तो ये लिखा होगा x + y, ये तो लिखा होगा, या हम कह सकते हैं कि x पे पावर 1 y के पावर 1। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ क्या लिख सकते थे, x के पावर 0, चलिए कोई बात नहीं, 1 ही रहने देते हैं, ठीक है, ओके। एक और मैं लिखता हूँ x + y पे पावर 2। इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, x² + 2xy + y², यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1 है ना। ऐसे ही मैं एक और लिखूँ x + y टू दी पावर 3। अगर इसको एक्सपेंड करिए तो क्या मिल जाएगा आपको, x³ + 3x² + 3xy² + y³, ठीक है ना। अब जरा इन चीज़ों को एक साथ करिए और इनके देखिए जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट को एक साथ लिखने की कोशिश करिए। मैं यहां से अगर स्टार्ट करूं तो देखिए यहां पे क्या मिला है आपको 1, ठीक है। यहां देखिए इसको हटाइए तो x का कोफिशिएंट क्या मिला है आपको 1 और y का कोफिशिएंट भी क्या मिला है आपको 1, ठीक है। नाउ अगेन यहां पे देखिए तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या मिला है 1, xy का कोफिशिएंट क्या मिला है आपको 2, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट y² कोफिशिएंट क्या मिला है आपको 1, ठीक है ना। इसको डिस्कस करते हैं तो देखिए यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या मिला है 1, x² y का कोफिशिएंट क्या मिला है आपको 3, xy² का कोफिशिएंट 3 और y³ का कोफिशिएंट x। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए और थोड़ा सा इसको समराइज करने की कोशिश कीजिए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 1 है, ये पर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब देखिए इसको इसके साइड में मैंने रख दिया और ये वाला इस साइड में आ गया,
जो दोनों के बीच में पड़ रहा है, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 2 आ गया। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ 1 था, इसको मैंने फिर एक बार साइड में लिख दिया, ये वाले 1 को फिर से मैंने एक साइड में लिख दिया। अब अंदर जितने हैं उनको मैं आपस में ऐड करता हूँ, तो 1 + 2 3 ये आ गया, और 2 + 1 3। तो ये जो आपको दिख रहा है लाइक दिस वन, ये चीज़, ये जो आपको स्पेशल, और एक्चुअली में क्या है, तो ये एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स थे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि पास्कल ट्रायंगल जो है हमें किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनकी डायरेक्ट वैल्यू को प्रोवाइड करता है। तो पास्कल ट्रायंगल आई होप कि अब आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल अब इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल और फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ अच्छे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। और मेरा उम्मीद है कि इसके जब 3-4 पार्ट आप देख लेंगे, 3 पार्ट मैक्सिमम इस वीडियो के बाद, तो आई एम श्योर कि फिर आपको कुछ और स्पेशली देखने की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी, और आई एम श्योर कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल के होते हैं वो अब आप कर जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है देन, ओके बाय।